मित्रों नमस्कार। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए कल्चरल एवं और एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। आज हम केवल अनुच्छेद 29 पर अपनी बात को रखेंगे। मैं हूँ व्यास जी। जब हम अनुच्छेद 29 की चर्चा करते हैं तो इसके दो क्लॉजेज हैं, 1 और 2। जो पहला क्लॉज है उस पर चर्चा करने के साथ साथ हमें भारत के संविधान निर्माताओं को सलाम करने का मन करता है, क्योंकि इसको पढ़ने से लगता है कि भारत के बारे में कितनी गहरी समझ वो रखते थे। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो हमारा देश फैला हुआ है, जो इतना बड़ा विस्तृत भूभाग है, वहाँ की भाषाओं के बारे में, लिपियों के बारे में और यहाँ तक कि अलग अलग संस्कृतियों के बारे में भी उनकी समझ कितनी गहरी थी, ये अनुच्छेद 29 के क्लास 1 को पढ़ने से पता चल जाता है। भारत में जो लोग मानते हैं कि भारतीय संस्कृति जिसे हम कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं, वो मात्र एक ही संस्कृति हो सकती है, अलग अलग संस्कृतियाँ नहीं हो सकती भारत में, शायद उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी गहरी समझ और सूझबूझ का परिचय देते हुए उनके इस तरह के विचारों का, अवधारणाओं का जबरदस्त ढंग से खंडन भी किया। और कैसे किया, हम इस पर जब चर्चा करेंगे तो बात आएगी। अनुच्छेद 29 का क्लॉज 1 ये कहता है कि भारत के किसी भी भूभाग में या भारत भर में रहने वाले लोगों को या लोगों के किसी भी समूह को अगर उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति अलग अलग हो तो उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत को संरक्षित करने का अधिकार रहेगा। इस पर जब विस्तृत चर्चा करूंगा तो मैं आऊँगा कि किस प्रकार से यह उनकी गहरी सूझबूझ और भारत को जानने की तरफ इशारा करता है। और जो दूसरा क्लॉज है वो कहता है कि राज्य के द्वारा फंडेड, यानी राज्य से सहायता प्राप्त या राज्य के द्वारा पूरी तरह से राशि जिस शैक्षणिक संस्थान को दी जा रही हो, उस शैक्षणिक संस्थान में धर्म यानी रिलीजन, रेस यानी नस्ल, कास्ट यानी जाति और लैंग्वेज यानी भाषा, या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी को प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। अब हम क्लास 1 पर आते हैं। भारत में जब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जब संस्कृतियों की बात करते हैं, जब लिपियों की बात करते हैं, तो हमें इस देश की बहुलता का पता चलता है, विविधता का पता चलता है कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन एक भाषाविद हुआ करते थे और उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में जितने लिंग्विस्टिक जोन्स हैं, जितनी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, उनका सर्वेक्षण किया था। और वो सर्वेक्षण जो है सो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से, जो 1903 से 23 के बीच ये प्रकाशित हुआ, उसके अनुसार भारत में कुल 179 भाषाएं थी और 544 बोलियां थी। आप अंदाज लगा लीजिए। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब अपना पीपल ऑफ इंडिया के नाम से पूरा सीरीज निकाला, तो उन्होंने पाया कि इस देश में 325 भाषाएं हैं। उनमें से 75 भाषाएं बड़ी भाषाएं, मेजर लैंग्वेजेस हैं। एक एपिलॉग करके प्रोजेक्ट चलता है दुनिया भर में, जो दुनिया भर में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं इन पर रिसर्च करता है। उस एपिलॉग ने भारतवर्ष में 398 भाषाओं को गिना है और वो कहते हैं कि इसमें से मात्र
11 भाषाएं अब नहीं बोली जाती, लेकिन 387 भाषाएं अभी भी जीवित भाषाओं के रूप में हमारे देश में विद्यमान है। हालांकि बहुत सारे सेंसस तो 1600 से ज़्यादा भी भाषाएं और बोलियां बताते रहे हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक जो 3 मैंने आपको सोर्स कोट किए, जो मैंने स्रोत आपको बताए, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और बताते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं के अंदर कितनी सूझबूझ और कितनी समझ थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जितनी भाषाएं, जितनी बोलियां इस देश में बोली जाती हैं, उन सबका संरक्षण होना चाहिए। और उन्होंने उसके हिसाब से संविधान के अनुच्छेद 29 के क्लास 1 में इस बात को डाला। लिपियों की बात आती है, आज की तारीख में 14 लिपियां मानते हैं, अब 12 उसमें से तो ब्राह्मी लिपि से निकली है और बहुत सारी दूसरी लिपियां हैं, तो द्रविड़ियन लिपि भी मौजूद है, तो और वो भी ब्राह्मी लिपि से निकली है। तो लिपियां मौजूद है हमारे देश में 14। हालांकि एक सर्वे हुआ, उससे कहा नहीं, कुल 25 लिपियां मौजूद हैं। इसमें इंडो तिब्बतन लिपि का भी नाम आता है और कई तरह की लिपियों का नाम आता है। संस्कृतियों की बात करें, संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारे अंदर के आत्मिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, सामूहिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। वो हमारे विचारों में दिखलाई पड़ता है, हमारे पर्व त्योहारों में दिखलाई पड़ता है, वो हमारे भाषा में दिखलाई पड़ता है, साहित्य में दिखलाई पड़ता है। यानी मनुष्य की जो आंतरिक सौंदर्यवादी मनोवृत्ति है, उसका प्रकटीकरण ही संस्कृति है। जो मानते हैं कि केवल धर्म ही संस्कृति का निर्धारण करता है, उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि संस्कृति में हमारी पूजा पद्धति भी आती है, परंतु सारा का सारा धर्म हमारी संस्कृति का निर्धारण नहीं करता, भाषा करता निर्धारण। अगर हम तमिल भाषा की बात करेंगे, उसकी जो उदात्तता है, उस भाषा का जो विपुल साहित्य है, उसने वहाँ के लोगों के रहने और जीने के रंग ढंग को निर्धारित किया। रामायण, बहुत तरह के रामायण हमारे देश में प्रचलित है। तुलसीकृत रामायण हम उत्तर भारत में पढ़ते हैं, कंबन रामायण नीचे, और बहुत सारे रामायण हैं। और कई रामायणों में तो रावण को असुर नहीं, रावण को एक प्रतापी राजा के रूप में दिखलाया गया है। तो अलग तरह के विचार हैं। मैं केवल रावण का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बड़ी संस्कृति महत्वपूर्ण है, मैं इस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि इस देश में अनेकों संस्कृतियां हैं। अगर आप मैतेई लोगों की संस्कृति देखेंगे, अगर आप कुकी लोगों की संस्कृति देखेंगे, नागा लोगों की देखेंगे, मिजो लोगों की देखेंगे, मणिपुर में बसने वाले कुकी और मैतेई की मैंने चर्चा कर ही डाली, मेघालय में जो गारो हिल्स में लोग बसते हैं उनकी संस्कृति देखेंगे, असम के तमाम संस्कृति को देखेंगे, केरला के बारे में देखेंगे, तो आपको अलग अलग विभिन्नताएं दिखलाई पड़ेंगी। ओणम जो मनाते हैं केरला में, वो मूलतः महाबली के आगमन को सेलिब्रेट करते हैं, और उत्तर भारत में महाबली को राक्षस माना जाता है। तो इतनी संस्कृतियों को, जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, इतनी भाषाओं को जो विभिन्न हैं, इतनी लिपियों को, हमारा संविधान कहता है कि उन लोगों को जिसको बोलते हैं या लिपि का इस्तेमाल करते हैं, संस्कृति को के अनुसार आचरण करते हैं, उन्हें संरक्षित करने का अधिकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं रेखांकित करना चाहता था। और जो दूसरी बात है कि अगर सरकार ने कोई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया है, सरकार की राशि से वो चलता है या राज्य के द्वारा सहायता दी जाती है, उसमें आप किसी को भी 4 आधारों पर, यानी केवल 4 आधारों पर, बाकी आधार पर आप कर सकते हैं। धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर उसका एडमिशन नहीं रोक सकते। आप याद करेंगे अनुच्छेद 15 के बारे में, 15 के बारे में ये भाषा वाली बात उसमें नहीं है, लेकिन वहाँ पर सेक्स की बात है और प्लेस ऑफ रेसिडेंस की बात है, जन्म स्थान की बात है, लेकिन रिलीजन है, कास्ट है, रेस है, और साथ साथ ये जो मैंने 2 चीज़ें कही, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर उस पर कहा गया है कि आप नहीं किसी के बीच भेदभाव कर सकते हैं। तो जेनरिक है, लेकिन जहाँ तक सरकारी संस्थाओं में, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में या सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का सवाल है, ये 4 जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, ये विशेष रूप से ग्राउंड दिए गए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अब मैं कुछ केस लॉज की आपसे चर्चा करूंगा जिससे स्थिति थोड़ी आपको और स्पष्ट होगी। एक महत्वपूर्ण केस है एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो AIR 1983 का है, यानी 1983 में उसका सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ था। मैंने पिछले भी अपने चर्चाओं में इस केस का जिक्र किया है, क्योंकि एक केस में कई तरह के संवैधानिक मामले आ जाते हैं, संवैधानिक बिंदु आ जाते हैं, किंतु इस केस में जिस संवैधानिक बिंदु की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 का क्लास 1, जो कहता है, क्लास 1 अनुच्छेद 30 का ये कहता है, जो बाद में हम आएंगे अलग से कार्यक्रम करेंगे तो, जो कहता है कि जो भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको अपने शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का, उनके प्रबंधन का अधिकार है। इस केस में ये हुआ था कि आप जानते हैं कि जो अरबिंदो आश्रम है और वहाँ पे मदर की भी चर्चा होती है, तो अरबिंदो आश्रम को संचालित करने के लिए एक सोसाइटी बनी है, अरबिंदो सोसाइटी उसका नाम है, और वह मूलतः अरबिंदो और मदर जो माँ हैं उनके विचारों का प्रचार करती है। तो उनके विचार दुनिया में तमाम जगहों पे फैले हुए हैं। उस सोसाइटी को विदेशों से और देश से भी काफ़ी धनराशि मिली और उसके आधार पे उन्होंने एक कल्चरल सिटी, जिसको हम ऑरोविल कहते हैं, आप में से कई लोग गए होंगे, मुझे जाने का मौका मिला है, एक तरीके से वो ग्लोबल कल्चरल प्लेस के रूप में डेवलप किया गया है। अब जाएंगे तो दुनिया भर के विभिन्न देशों के लोग दिखलाई पड़ेंगे जो अरबिंदो और मदर के विचारों से सहमत है। तो वो ऑरविल करके उसकी स्थापना की गई है सर, लेकिन सरकार को ये सूचना मिली कि जो उसका मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उसमें थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं। तो एक एक्ट लाया गया जिस एक्ट का नाम था ऑरविल इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1980 में लाया गया। सोसाइटी ने ये कहा कि अरे आप कैसे इसके अनुसार उसका प्रबंधन अपने हाथ में ले सकते हैं या कोई कमेटी बना सकते हैं, प्रबंधन तो सोसाइटी करेगी। और सोसाइटी कोर्ट में चली गई ये कहते हुए कि हम ये अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हमें जो अधिकार मिले हैं, माइनॉरिटी के रूप में अधिकार हमें मिले हैं, हमें अपनी भाषा, संस्कृति, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के स्थापना के अधिकार मिले हैं, उसके विरुद्ध, या संस्कृति के अनुसार मिले हैं, उसके विरुद्ध है। इस पर काफ़ी लंबी बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिस मत का प्रचार करते हैं उसके लिए जो सोसाइटी, जो ऑरविल बनाया गया है, उसके प्रबंधन की बात हम कर रहे हैं, हम आपके उस अधिकार पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। आप जो भी विचारों का करते हैं हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी अनुच्छेद 29 का तो उल्लंघन होता ही नहीं है, क्योंकि आप किसी संस्कृति डिस्टिंक्ट आपके कुछ लोगों की नहीं है। आप भले उसका नाम ग्लोबल कल्चरल विलेज नाम रख दें, ऑरविल का, सिटी नहीं है, विलेज ही नाम कहते हैं, लेकिन वो अलग से कोई संस्कृति नहीं है जिसका संरक्षण करने से हम आपको रोक रहे हैं। हम उसके प्रबंधन की बात कर रहे हैं और उसका प्रबंधन सरकार ने अपने हाथ में लिया, इसको कोर्ट ने बिल्कुल न्यायपूर्ण माना, जस्टिफाई माना। दूसरा जो केस है वो बड़ा मज़ेदार है, वह स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजू का केस है, जो 1951 में आया हुआ था। उसमें बड़ा मज़ेदार रहा कि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जिसमें बहुत सारे लोगों का एडमिशन होता, लेकिन कुछ आधारों पर एडमिशन डिनाई भी होता, नहीं चाहते थे लोग, नहीं इनका एडमिशन किया जा सके। जैसे ब्राह्मण्स का, जो तमिलनाडु के ब्राह्मण्स हैं, उसने कहा कि आपका एडमिशन नहीं होगा, केवल आपको छोड़ करके बाकी विभिन्न जातियों का उसमें एडमिशन होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया कि आप जो हैं सो किस आधार पे, क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन को सरकार से सहायता मिलती थी, तो कहा गया तो पूरी तरह से अनुच्छेद 29(2) का वायलेशन है। आप कैसे हमें जाति के आधार पर कह सकते हैं इनको नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इनका ब्राह्मण्स को एडमिशन नहीं देना बिल्कुल गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है, और उन्हें आदेश किया गया कि आप सभी को दें। हालांकि अलग बात है कि उसके बाद अनुच्छेद 15 में संशोधन करके और एक क्लॉज 4 जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि जो शैक्षणिक रूप से
पिछड़े और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होंगे उनके लिए शिक्षा संस्थानों में विशेष व्यवस्था की जा सकती है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था है। तो जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनको हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। उनको रिजर्वेशन मिलता है, अनुसूचित जाति जनजाति को भी मिलता है। तो वो एक अलग इशू हुआ कि आप किसी जाति विशेष को मना कर देंगे कि आपका एडमिशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह अनुच्छेद 29 के क्लास 2 का उल्लंघन है। उसी तरीके का और केस आया जिसको हम स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बॉम्बे एजुकेशनल सोसाइटी का केस कहते हैं। ये 1954 में आया। एजुकेशन सोसाइटी ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित किए थे जिसको सरकार से अनुदान मिलता था और इसमें अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होती थी। इन्होंने कहा कि जो नॉन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आएंगे, जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई नहीं की होगी महाराष्ट्र में, उनका हम एडमिशन नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे 29(2) के तहत लैंग्वेज का भी जिक्र है, भाषा के भी आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये संविधान में लिखा हुआ है कि यदि आपको राज्य से मिल रहा है, अब राज्य से पैसा नहीं लीजिए तो आप जो मन में करिए, लेकिन यदि आप राज्य से पैसा ले रहे हैं, अगर आप सहायता प्राप्त हैं, तो आप भाषा के आधार पर, जैसे 4 चीजें मैंने बताई थी, धर्म, नस्ल, जाति और भाषा, इन 4 के आधार पर, या तो चारों के आधार पर या इनमें से किसी के भी आधार पर, आप किसी को एडमिशन नहीं रोक सकते, आपको देना होगा। अगर वो अन्य कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, ऑफकोर्स मेरिट की बात है तो उसके आधार पे आप कंडीशंस लगा सकते हैं, और फुलफिल करते हैं तो कई जगह एडमिशन टेस्ट होते हैं। एडमिशन टेस्ट में यदि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन ये कह के कि चूंकि आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं और आपको इसलिए एडमिशन नहीं मिलेगा, ये संभव नहीं है। हम सभी लोग हिंदी मीडियम में पढ़ के आए थे। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग हिंदी मीडियम पढ़े हैं। मैं खुद इंटरमीडिएट तक हिंदी मीडियम में पढ़ा था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी में एडमिशन लिया था, जहाँ पर अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी। ट्रांजिशन में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ है, पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक विद्यार्थी अपने अच्छे नंबर पाए हैं, तभी आपका एडमिशन हुआ है, तो आप ये भाषा बहुत आड़े नहीं आती। मेरा तो हाईएस में भी विषय जो भी था वो अंग्रेजी वाला ही था और इंग्लिश मीडियम में मैंने एग्जामिनेशन दिया था। आप में से अधिकांश लोगों ने दिया हुआ होगा, जबकि आधार मेरा हिंदी मीडियम था। हम लोग तो म्यूनसिपैलिटी के स्कूल वाले लोग हैं, वहाँ से पढ़ करके और आगे बढ़े। तो खैर, तो मित्रों, ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, यह इस बात का भी द्योतक है कि भारत में तमाम बहुलताएं हैं, भाषागत है, स्क्रिप्ट कई हैं, हम बहुत बहुत अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हमारी संस्कृतियां अलग अलग हैं, लेकिन हम एक हैं। हम इस देश के वासी हैं, जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। हम हमारी सारी उप संस्कृतियाँ या सारी संस्कृतियाँ मिला करके एक संस्कृति का निर्माण करती हैं और उसे हम कहते हैं गंगा जमुनी संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब। और संविधान हमें कहता है कि हम सभी को मिल करके इस गंगा जमुनी तहजीब को, संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है, भाषाओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है, लिपियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति, एक लिपि नहीं चल सकती, ये हमें संविधान हमारा सिखलाता है। जबकि आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो इनके पक्ष में नहीं हैं। और एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति, इस तरह की चर्चाएं करती पाई जाती हैं और मानती हैं कि केवल और केवल धर्म ही संस्कृति को तय करता है, जबकि संस्कृति का एक हिस्सा धर्म भी हो सकता है। भाषा से भी संस्कृति निकलती है, वो हमारे अंदर के आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। तो मित्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करें और अपनी टिप्पणी भी करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध होगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।